to the class of the Sale of Goods Act 1930. And today we will do section 17. It's the last section of the topic implied condition. हम implied conditions कर रहे थे बच्चे, ऐसी conditions जो कि contract में written हो या ना written हो, but they are impliedly followed. और इनको फॉलो करना हर सेलर और बायर की जिम्मेदारी है. अगर ये नहीं फॉलो होंगी या इनके अगेंस्ट कोई भी वर्क आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो बायर के पास चॉइस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर सकता है और अपना डैमेज क्लेम करेगा. दोनों ही चीजें, गुड्स भी रिटर्न कर देगा, डैमेज भी क्लेम करेगा, एंड ये एक इम्प्लाइड कंडीशन का रिजल्ट होता है. सो इम्प्लाइड कंडीशंस जो हमने अभी तक डिस्कस करी है, सिंस सेक्शन 13 से हम कर रहे हैं, सो इट्स नाउ सॉरी 14 से 14, 15, 16 वी हैव डन, एंड इट्स द लास्ट वन, सेल बाय सैंपल. तो पर्टिकुलरली सेक्शन 17 क्या कहता है, सेल बाय सैंपल. आप जब भी शॉप पे जाते हो तो आप क्या देखते हो, आप पूरा प्रोडक्ट अगर आपको ऐसे लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो आप एक एक प्रोडक्ट को तो एग्जामिन नहीं करते हो. आप सेलर को क्या बोलते हो कि गिव मी सम सैंपल आउट ऑफ इट, और मैं चेक करके बताऊंगा कि मुझे यही वाला चाहिए कि नहीं. तो आप क्या करते हो, सैंपल चेक करते हो, है ना. पर्टिकुलर क्वालिटी जो भी आपको चाहिए क्वांटिटी, उसमें से आप कुछ फ्रैक्शन मंगवा लेते हो, उस फ्रैक्शन को आप टेस्ट करते हो कि वेदर आई नीड दिस प्रोडक्ट और नॉट. दैट इज सेल बाय सैंपल. अब जो आपको सेलर सैंपल दिखाता है, अगर आपने उसको पास कर दिया कि हाँ मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, तो सेलर की क्या ड्यूटी बनती है, दैट ही मस्ट सेल यू द सेम प्रोडक्ट विच मैचेस विद द सैंपल. ओके, कई बार लोगों आपके हर कस्टमर का एक अलग प्रेफरेंस होता है. कस्टमर को शायद उस प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए, किसी को बस क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी से इतना लेना देना नहीं है, किसी को मीडियम प्रोडक्ट चाहिए कि हाँ बस ये चल जाए कुछ टाइम तक, बेशक क्वालिटी खराब हो. तो आपने जिस सैंपल को पास किया है उसी सैंपल के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ये सेलर की ड्यूटी बनती है, एंड दैट इज सेल बाय सैंपल. और अगर सेलर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको दे दे जो कि आपके सैंपल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, कंप्लीटली अपोजिट टू दैट, एंड आपको जो सैंपल दिखाया था वो बिल्कुल डिफरेंट है उस प्रोडक्ट से, तो आपके पास क्या ऑप्शन बनती है कि आप पूरी क्वांटिटी जो आपने परचेज की है उस परचेज्ड क्वांटिटी को आप रिजेक्ट कर दोगे. यू विल रिजेक्ट इट एंड से टेक योर गुड्स बैक एंड गिव माई मनी. राइट बच्चे, ये होता है सेल बाय सैंपल. So a sale by sample as defined in your section 17 क्या कहता है, that a contract of sale जो होता है is a contract for sale by sample, जहां पर कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी जाती है, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, किस चीज की, दैट जो भी आपने सैंपल शो किया है, सैंपल इज शोन एंड इट इज द कॉमन इंटेंशन ऑफ पार्टीज कि जो गुड्स है दैट शुड बी द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ सैंपल इज, जिस भी तरीके का सैंपल है उसकी काइंड एंड क्वालिटी दोनों ही मैच सैंपल से करनी चाहिए. ऑल राइट बच्चे, सो दिस सेक्शन गिव्स यू 3 कंडीशंस अंदर, क्या, दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल में क्या होना चाहिए. फर्स्ट फर्स्ट देखिएगा ध्यान से बिल्कुल अच्छे से, दैट बल्क, बल्क में यहाँ पर यूज करूंगी गुड्स क्वांटिटी जो आप खरीद रहे हो, दैट बल्क शेल बी कॉरेस्पोंड विद द सैंपल इन क्वालिटी. जो बल्क होना चाहिए वो किससे मैच होना चाहिए, सैंपल से. सैंपल से किस में, इन क्वालिटी, उसी क्वालिटी का हो जिसका आपने सैंपल चेक किया है. All right, and the second one is that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. Buyer को ये opportunity किसने देनी है, seller ने. क्या, buyer must have opportunity to examine that bulk with sample. ओके, मतलब आपने सैंपल दिखा दिया, सपोज कीजिए बायर को, बायर ने सैंपल को कर दिया हाँ मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए. अब उसने को वो प्रोडक्ट जब ट्रांसफर हो रहा है तो सेलर ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हमने आपको सैंपल दिखा दिया अब सारे प्रोडक्ट को मत देखिए. नहीं, बायर को कंप्लीट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कंप्लीट ये बोलना चाहिए कि आइए सर आप अपना गुड्स मैच करके देख लीजिए कि सैंपल से मैच करता है कि नहीं और पास कीजिए इसे. तो बायर को ये चॉइस होनी चाहिए. अब बायर की अब वो अलग चीज है, ही कैन गो फॉर चेकिंग और मे नॉट. ठीक है, बायर का मतलब, बायर ये भी कह सकता है कोई बात नहीं आपने वही वाला प्रोडक्ट दिया, दैट्स ओके, आई एम नॉट चेकिंग इट फर्दर, बट बायर को ये अपॉर्चुनिटी या ये टाइम या ये चॉइस सेलर ने देनी ही देनी है. ये ना हो कि बायर को चॉइस दी ही ना गई हो, बस उसको एक छोटा सा सैंपल आके दे दिया और बाद में डायरेक्ट प्रोडक्ट भेज दिया. ऑल राइट, एंड द थर्ड कंडीशन वाज,
of this section 17 that goods shall be free from any defect. जो भी गुड्स होंगे वो डिफेक्ट ना हो, उनमें कोई भी, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ओके, मतलब ऐसे उनमें ऐसा कोई डिफेक्ट ना हो कि कल वो जिस पर्पस के लिए लिए गए हैं वो पर्पस ही फुलफिल्ड ना हो, विच वुड नॉट बी एपरेंट और रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल, सैंपल से बिल्कुल भी मैच ना किए गए हों, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सेलर की ड्यूटी बननी चाहिए। ओके हाँ, अगर सैंपल आपने जब बायर को दिखाया और सैंपल के टाइम पे बायर ने देख लिया कि हाँ इस सैंपल में ही यही फॉल्ट है, तो वो कुछ नहीं कहता है, वो कहता है कि हाँ मैंने पास कर दिया, मतलब देख कर फॉल्ट, और फिर वो जो सारा बल्क आया उसमें भी वही फॉल्ट है, तब बायर नहीं कहेगा कि हाँ मैं रिजेक्ट करूंगा। भाई आपको सैंपल दिखाया और सैंपल में आपने वो पर्टिकुलर फॉल्ट को चेक भी कर लिया था, एंड देन स्टिल यू डिमांडेड द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट विद सैंपल, तो अब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर बायर को उस सैंपल में भी वो फॉल्ट ही नहीं दिखा और सेलर ने भी कोई फॉल्ट नहीं बताया, तो आप जब क्वांटिटी उनको पूरी भेजोगे उस बल्क में अगर डिफेक्ट आ गया तो भी बायर वहां पर रिजेक्ट कर देगा। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज हेयर bulk should correspond with the sample, means it's of same quality, that bulk of the goods actually delivered जो किया गया must match with the sample in the quality। हमारा एक केस रहा है दैट वाज पीएम रूबेन लिमिटेड वर्सेस फेयर ब्रोस। इसमें क्या था बच्चे, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किस चीज का, कि वो रबर मटेरियल की सेल करेंगे, सेलर को बोला गया कि आप एक रबर मटेरियल की सेल करें, एंड देन वहां पर क्या हुआ, उनको सैंपल दिखाया गया रबर का। ओके, ये केस था रबर मटेरियल और इसका एक सैंपल दिखा दिया गया था बायर को। देन जो मटेरियल वाज टू बी इन द रोल्स, जो भी रबर के होंगे वो रोल्स में दिया जाएगा, और उनकी एक पर्टिकुलर लेंथ एंड विड्थ बता दी गई थी कि मुझे इतनी लेंथ का और इतनी विड्थ का ही मटेरियल चाहिए। तो ये बायर ने सपोज उसको सेलर को सारी चीजें इन डिटेल्स बता दी। द रबर मटेरियल जो डिलीवर किया गया अब was मेजरमेंट में was not according to the sample, सैंपल से वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, मतलब उसकी लेंथ भी डिफरेंट निकली और उसकी ब्रेथ भी डिफरेंट हुई। तो अब यहाँ पर क्या फॉल्ट हुआ, इट वाज हेल्ड कि जो ये गुड्स भेजे गए दे डिडंट कोरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, से बिल्कुल मैच नहीं हुए, ना उनकी क्वालिटी हुई एंड उनकी मेजरमेंट्स भी डिफरेंट है। तो एज पर इससे क्या होगा, बायर में रिजेक्ट द गुड्स, बायर उनको रिजेक्ट कर सकता है, प्लस वो डैमेज भी क्लेम करेगा किस चीज के, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफिल नहीं किया। ऑल राइट बच्चे, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग, फर्स्ट अच्छे से समझ में आया। सेकंड, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बायर को, दैट सेकंड इम्प्लाइड कंडीशन क्या है कि बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग दैट बल्क ऑफ गुड्स विद द सैंपल। बायर के पास ये चॉइस है कि वो उस सैंपल को बेशक अपने पास रख ले और जब प्रोडक्ट आए उससे कंप्लीट मैच करके देखे, नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा, पास कर दिए तो सारे को एक्सेप्ट कर लेगा। राइट, नाउ द थर्ड थिंग इज दैट गुड्स जो होंगे, थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं, गुड्स टू बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट विच रेंडर्स देम अनमर्केंटेबल एंड विच इज नॉट एपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन। मतलब जब आपने रीजनेबल एग्जामिनेशन अच्छे से किया, अगर आपको वो फॉल्ट नहीं नजर आया बट लेटर ऑन कोई फॉल्ट है और जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट यूज, मतलब प्रोडक्ट आपने खरीदे थे, गुड्स खरीदे थे, उनकी वो यूज ही नहीं हुए उस फॉर्म में, तो आप तभी भी पूरे बल्क को रिजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन वेयर द डिफेक्ट इज द पेटेंट वन। देखिए अगर पेटेंट है, पेटेंट वन मीन्स यू हैव, आपने उसको अच्छे से चेक कर लिया और आपको दिख रहा है, ओके, क्लियरली विजिबल, कोई ऐसा डिफेक्ट जो कि क्लियरली विजिबल है एंड स्टिल बायर ने उसे एक्सेप्ट कर रहा है उस सैंपल को, तो तब अगर आप लेटर ऑन उस बात को बोलोगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पर सेलर कह देगा सर आपने देखा था और आपको पता भी था फॉल्ट एंड स्टिल आपने एक्सेप्ट किया, अब आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। बट ये किस कंडीशन में है, ये डिफेक्ट क्या होगा, अगर लेटेंट वन हुआ तो ये है कि बायर फिर रिजेक्ट कर सकता है। सो पेटेंट वन एक्सेप्शन है, पेटेंट वन में नो रिजेक्शन, लेटेंट वन में रिजेक्शन हो सकती है। लेटेंट वन कौन से हुए, दैट इज नॉट डिस्कवरेबल बाय रीजनेबल एग्जामिनेशन, मीन्स रीजनेबल एग्जामिनेशन से भी वो डिस्कवर नहीं हो पाया वो डिफेक्ट, तो यहाँ पर बायर के पास कंप्लीट चॉइस है, वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि जब मैं सेल एग्जामिन कर रहा था सैंपल उसमें मुझे दिखाई ही नहीं दिया, मैंने अच्छे से चेक किया, जब भी मुझे नहीं पता चला तो इसलिए मैं अब रिजेक्ट कर रहा हूँ। राइट, इसका क्या केस रहा था, ड्रमंड एंड सन्स वर्सेस वेनिंगर।
इसमें क्या था बच्चे, एक क्लोथ मर्चेंट था, उसने ऑर्डर किया था क्लोथ किससे, सेलर से। सपोज कीजिए पार्टीज हैं ए एंड बी है, ए ने ऑर्डर किया बी से कि मुझे पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथ चाहिए, अच्छे खासा क्वांटिटी में किया, ठीक है, किस लिए चाहिए, टू, मतलब उसने बता दिया मुझे इस क्वालिटी में इतना वेट होना चाहिए। और उसको जब सैंपल दिखाया गया था ए को, बी ने सैंपल भी भेजा कि सर आप इससे चेक कर लीजिए, तो उसने उस सैंपल को पास कर दिया। अब बायर्स ऑब्जेक्ट, बायर ने किस लिए कपड़ा खरीदना है, वॉज दैट इट विल सेल इट टू द क्लोथियर्स एंड टेलर्स, वो कपड़ा वो आगे टेलर और क्लोथियर्स मतलब जो आगे रिटेलर्स है उनको, जो कपड़ा बेचते हैं व्यापारी। देन क्या हुआ, जब कोटिंग्स सप्लाई की गई उसको, वो सारे कपड़े सप्लाई हुए इन लार्ज क्वांटिटी में, सो एवरी पर्टिकुलर विद द सैंपल मैच किया गया, राइट, बट ओइंग टू द सर्टेन डिफेक्ट्स, वो क्या हो गया, कपड़ा रिजेक्ट करा उसने, कि उसमें मतलब लेटर ऑन जब उसने सारे गुड्स मैच करे, सारे क्लोथ सॉरी मैच किए विद सैंपल, तो उसने रिजेक्ट कर दिए। सेम डिफेक्ट एग्जिस्टिंग इन द सैंपल, ये भी था कि यही जो डिफेक्ट था, जब बी ने उसको सैंपल भेजा उसमें भी था वही डिफेक्ट। अब बताओ अब क्या मिस्टेक हुई, तो यहाँ पर क्या था कि सैंपल तो भेजा गया था बट उस सैंपल में भी वो नॉट डिस्कवरेबल था। ए ने अच्छे से सैंपल चेक किया बट स्टिल वो डिस्कवर ही नहीं कर पाया था कि उसमें भी कोई डिफेक्ट है सैंपल में भी, और वो उसने बड़े ड्यू डिलीजेंस से अपनी इंटेलिजेंस से चेक किया था, इंस्पेक्शन पूरी करवाई थी। सो यहाँ पर केस क्या हुआ कि ये डिफेक्ट जो आता है ये लेटेंट की कैटेगरी में आता है, मीन्स इट वॉज नॉट डिस्कवरेबल इवन आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, एंड दैट्स वाई बायर हैव द कंप्लीट राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। और जो यहाँ पर पार्टी बी है सेलर, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ए को डैमेजेस वापस करे, और जो ये गुड्स ए ने भेजा है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने डैमेज गुड्स को, क्योंकि सेल में भी सैंपल में भी वो जो डिफेक्ट था वो डिस्कवरेबल नहीं हुआ। ऑल राइट, तो आप सेलर ये नहीं कह सकता मैंने आपको सैंपल दिखा दिया था, उसमें आप पता कर लेते उसमें भी था डिफेक्ट, तो नहीं। अगर बायर को साफ दिख रहा है और सेलर भी वहीं पर दिखा रहा है कि देखिए सर इसमें ये डिफेक्ट मिलेगा, तो ठीक है, फिर सेलर की कोई गलती नहीं है, बट सैंपल में वो डिफेक्ट हो ही नहीं रहा, पता चल ही नहीं रहा, तो इसमें बायर का कोई फॉल्ट नहीं होगा। Right, बच्चे? So with this section 17 is over, and I hope now you are well acquainted with the information about what are implied conditions, ये follow करनी क्यों जरूरी है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में implied conditions का क्या रोल है। अगर conditions fulfill नहीं होगी तो बायर के पास complete right है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को भी रिजेक्ट कर देगा और damages भी क्लेम करेगा, दोनों ही चीजें, राइट। एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल डू विद वारंटीज। वारंटीज में क्या है, रिजेक्शन का उसके पास राइट नहीं होता, बट हाँ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।